नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और 21 मार्च 2022 को कक्षा 10वीं विषय हिंदी बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है और इस पेपर में जो उपयोजित लेखन है वह हमें 26 अंक के लिए पूछा जाता है। तो संपूर्ण उपयोजित लेखन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, जो कि परीक्षा में हमें 26 अंक के लिए पूछा जाता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और 26 अंक में से ज्यादा अंक कैसे मिले, इसके लिए मैंने जो इस वीडियो के अंतर्गत जो टिप्स बताई है वह ध्यान से देखिए और उसका आकलन करते हुए 26 में से ज्यादा अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं इस 26 अंक में किस प्रकार विभाजन होता है। तो 26 अंक का जो उपयोजित लेखन है उसमें 5 अंक के लिए पत्र लेखन पूछा जाता है। इसके बाद कहानी लेखन 5 अंक के लिए होता है। कहानी लेखन के लिए अथवा है वह है वृत्तांत लेखन। आप कहानी लेखन लिख सकते हैं या वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। इसके बाद विज्ञापन लेखन यह 5 अंक के लिए पूछा जाता है। गद्य आकलन जो है यह हमें 4 अंक के लिए पूछा जाता है और इस पर हमें 4 प्रश्न तैयार करने हैं। और सबके अंत में जो निबंध लेखन होता है वह हमें 7 अंक के लिए पूछा जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 26 अंक होते हैं और ये जो 26 अंक हमें प्राप्त करने हैं, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, किन मुद्दों का सहारा लेकर यह करनी चाहिए, यह हम पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं पत्र लेखन से। हिंदी व्याकरण, उसमें उपयोजित लेखन, इसमें पत्र लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पत्र लेखन जो कि परीक्षा में हमें 5 अंक के लिए पूछा जाता है, तो पत्र लेखन कैसे करें, पत्र लेखन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखें, ये सारी बातें उदाहरण के साथ आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, तो पत्र द्वारा हम दूसरों तक अपने विचार विस्तृत रूप में पहुंचा सकते हैं। तो पत्र के प्रकार, तो कुल मिलाकर पत्र के 2 प्रकार हैं। उसमें पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा जो है वह है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को हम घरेलू पत्र भी कहते हैं। जो पत्र हम अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त, सहेली, इसे जो खत भेजते हैं वह अनौपचारिक पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र के बारे में हम देखेंगे। तो ऐसे पत्र प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, व्यवसायिक पत्र, सुझाव पत्र जो प्रकाशक, व्यावसायिक, विक्रेता, अधिकारियों को लिखा जाता है उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? जो कि प्रकाशक, व्यावसायिक, विक्रेता, अधिकारियों को लिखा जाता है, इन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्र में लिखने वाले का संबंध भेजने वाले से कभी भी नहीं होता। तो ये औपचारिक पत्र के बारे में हमने जानकारी ले ली है। तो औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहली जो बात है वह इस प्रकार है, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। इसके साथ साथ औपचारिक पत्रों में अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। तीसरी बात है, पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली, आकर्षक होना चाहिए। औपचारिक पत्र लिखते समय पत्र का आरंभ मतलब शुरुआत और पत्र का अंत दोनों आकर्षक एवं प्रभावशाली होना चाहिए। इसके बाद पत्र की जो भाषा है वह पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद पत्र बाईं तरफ से मार्जिन को जोड़कर लिखे। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पत्र बाईं तरफ से मार्जिन को जोड़कर लिखना है। इसके साथ पत्र के अंत में ईमेल आईडी
लिखनी चाहिए। पत्र के अंत में ईमेल आईडी होना आवश्यक है। इस प्रकार औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान में रखने वाले बातें हमने देख ली हैं। अब देखेंगे औपचारिक पत्र के अंग। औपचारिक पत्र के कौन कौन से अंग हैं? तो उसमें पहला जो अंग है वह है पत्र का प्रारूप। तो पत्र का प्रारूप लिखते समय नाम, पता, पद लिखना जरूरी है। तो यह नाम, पता और पद किसका होता है? जिसे हम खत भेज रहे हैं उसका नाम, पता एवं उसका पद लिखना आवश्यक है। दूसरी बात है विषय। तो जिसके बारे में पत्र लिखना है वह सिर्फ एक वाक्य में विषय लिखना है। वह विषय कितने वाक्य में लिखना है? सिर्फ एक वाक्य में विषय लिखना है। फिर उसके बाद संबोधन। संबोधन में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके प्रति सम्माननीय शब्द लिखने चाहिए। जिसे हम खत लिख रहे हैं उसके प्रति सम्माननीय शब्द लिखने चाहिए, जैसे कि माननीय, महोदय, श्रीमान। इसमें से एक शब्द लिखना जरूरी है। इसके बाद औपचारिक पत्र के अन्य अंग हम देखेंगे। उसमें विषय का स्पष्टीकरण। तो विषय का स्पष्टीकरण 2 परिच्छेदों में करना जरूरी है, एक ही परिच्छेद में नहीं करना है। पहले परिच्छेद में अपनी समस्या के बारे में लिखें। पहला जो परिच्छेद है, 2 परिच्छेद में हमने विषय का स्पष्टीकरण किया, तो पहले परिच्छेद में समस्या के बारे में लिखना है और दूसरा जो परिच्छेद है उसमें उनसे क्या आपकी अपेक्षा है इसके बारे में आपको लिखना है। इसके साथ साथ अगला जो अंग है वह हस्ताक्षर एवं नाम। विषय का स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद बाईं तरफ भवदीय अथवा भवदीया ये शब्द लिखना है। तो भवदीय कब लिखेंगे? जो लिखने वाला पुल्लिंग है तो भवदीय लिखेंगे, और यदि लिखने वाले स्त्रीलिंग हैं तो वहां भवदीया लिखेंगे। उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें और उसके नीचे पत्र लिखने वाले का नाम और पता लिखना आवश्यक है। पत्र लिखने वाले का नाम और पता लिखना आवश्यक है। फिर प्रेषक का पता। तो बाईं तरफ से प्रेषक का नाम, इलाका, शहर, पिन कोड लिखना जरूरी है। नाम, इलाका मतलब पता, उसका शहर, उनका पिन कोड लिखना आवश्यक है। फिर दिनांक। प्रेषक का पता होने के बाद तारीख लिखनी चाहिए और सबसे अंत में ईमेल आईडी लिखें। सबसे अंत में ईमेल आईडी बनाकर लिखनी चाहिए। एक उदाहरण हम देखेंगे। तो उदाहरण इस प्रकार है। पुस्तक मांगने के लिए प्रकाशक को लिखा गया पत्र। पुस्तक की मांग करने हेतु पत्र है यह। तो यह पत्र कैसे लिखा जाता है? इसका उत्तर दिनांक 1 सितंबर 2021, सेवा में प्रबंधक सरस्वती पुस्तकालय लातूर 413512। ये क्या है? पिन कोड है, मतलब जिसे हम खत भेज रहे हैं, प्रबंधक सरस्वती पुस्तकालय लातूर। अब विषय क्या है? पुस्तक मांगने के लिए, यह विषय हो गया। फिर उनके लिए संबोधन है महोदय। फिर आगे लिखेंगे महोदय संबोधन लिखा। फिर उसके बाद निवेदन है कि निम्नलिखित पुस्तकों उचित कमीशन काटकर वीपीपी द्वारा शीघ्र भेजने की कृपा करें। ऐसा लिखने के बाद पुस्तकों का जो यादी है वह हमें देनी है। किताबों के नाम और प्रति। इसमें 1 सुलभ भारती, इसकी 10 प्रतियां। 2 गणित भाग 1 12 प्रतियां। गणित भाग 2 12 प्रतियां। विज्ञान भाग 1 15 प्रतियां। विज्ञान भाग 2 15 प्रतियां। और छठा जो है वह अंग्रेजी, उसकी 18 प्रतियां। तो इस प्रकार किताब और किताबों की प्रतियां यह भेजने के बाद सूचना के लिए लिख रहा हूं कि 2000 रुपए का अग्रिम धनादेश कल भेज रहा हूं। कृपया पुस्तकों की मजबूत पैकिंग का ध्यान रखें। इसके बाद धन्यवाद। अब लिखने वाला लड़का है इसीलिए भवदीय। अब लिखने वाले का नाम और पता और ईमेल आईडी। तो भवदीय शोभा हंडे, कक्षा 9वीं अ,
सोनाई माध्यमिक विद्यालय गुंजोटी और ईमेल shubha1234@gmail.com। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने उदाहरण के साथ पत्र लेखन के बारे में जानकारी ले ली है। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण उपयोजित लेखन में विज्ञापन के बारे में जानकारी लेंगे। तो विज्ञापन लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, विज्ञापन कैसे लिखा जाता है और विज्ञापन के लिए कितने अंक हैं, यह हम उदाहरण के साथ इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो विज्ञापन परीक्षा में हमें 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो बच्चों, आज का युग विज्ञान क्रांति का युग है। पैसा, सुविधाएं, मनोरंजन, वस्तु आदि के लिए विज्ञापन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ सरकारी, निम्न सरकारी, औद्योगिक उद्योगों की सूचनाओं से लेकर संवाद, नाटक, सिनेमा आदि की जानकारी विज्ञापन से हमें मिलती है। तो विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, किस कारण विज्ञापन बनाए जाते हैं? तो विज्ञापन का पहला जो उद्देश्य है वह है किसी उत्पादित वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन किया जाता है। इसके साथ साथ सरकारी अथवा निम्न सरकारी अभियान को गति देने के लिए भी विज्ञापन किया जाता है। लोगों की किसी वस्तु या चीज को खरीदने के संबंध में जागरूक करने के लिए विज्ञापन किया जाता है। इसके साथ साथ नए विचार तथा नई वस्तुओं के बारे में लोगों को अवगत कराने हेतु विज्ञापन किया जाता है और इसके साथ साथ उत्पादित वस्तुओं को बाजार में स्थापित करने के लिए विज्ञापन किया जाता है। तो बच्चों, विज्ञापन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए जिसके कारण हम अधिक अंक प्राप्त कर सकें? तो विज्ञापन की जो भाषा शैली है वह विज्ञापन की भाषा शैली जनमानस होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? जनमानस होनी चाहिए। इसके साथ साथ विज्ञापन की भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए और विज्ञापन छोटा एवं आकर्षक होना चाहिए। तो विज्ञापन का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है यह अब हम देखेंगे। तो आवश्यकता, तो सिक्योरिटी गार्ड, विक्रेता, सेल्समैन, सेल्स गर्ल, ड्राइवर, इसकी आवश्यकता है, इस कारण विज्ञापन किया जाता है। इसके साथ साथ उपलब्धि, तो उपलब्धि में मशीन, स्टेशनरी, कपड़े या घरेलू वस्तुएं, इसकी उपलब्धि के बारे में भी विज्ञापन किया जाता है। इसके साथ साथ शैक्षणिक क्षेत्रों में भी विज्ञापन किया जाता है। तो जैसे कि कोचिंग क्लासेस, एडमिशन प्रवेश, कॉलेज, इसका भी विज्ञापन हम देखते हैं। तो कई बार यूट्यूब पे हम जब वीडियो देखते हैं तो अलग अलग कोचिंग क्लासेस के विज्ञापन हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ व्यापार संबंधी भी विज्ञापन किए जाते हैं। तो व्यापार संबंधी में दुकान, उपकरण, मकान, स्कूटर, मशीन आदि संबंधी विज्ञापन किया जाता है। इसके साथ साथ वैयक्तिक में किसी की जयंती हो, भूमि पूजन हो, गृह प्रवेश हो या श्रद्धांजलि के लिए भी विज्ञापन किया जाता है। मनोरंजन संबंधी विज्ञापन में सिनेमा, व्याख्यानमाला, परिसंवाद या मनोरंजन संबंधी विज्ञापन आते हैं। इसके साथ साथ शासकीय, निम्न शासकीय, निविदा सूचना या आमंत्रण के लिए भी विज्ञापन किया जाता है। तो बच्चों, एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि विज्ञापन किस प्रकार होता है। खुशखबर, खुशखबर, क्या आपके दांत पीले हैं? क्या
आपके दांत हिलते हैं? बस बस आजमाकर आज ही देख लीजिए दांतों को सुदृढ़ बनाने वाला। आजमाकर आज ही देख लीजिए दांतों को सुदृढ़ बनाने वाला दंतिक मित्र सभी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध और इसकी कीमत है 99 रुपए। इसकी कीमत है 99 रुपए। तो इस प्रकार हम विज्ञापन बना सकते हैं। विज्ञापन कम शब्द में हो, आकर्षक हो, भाषा सरल एवं स्वाभाविक हो, तो इस प्रकार विज्ञापन हम तैयार कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण, कहानी लेखन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह कहानी लेखन सभी कक्षा के लिए उपयुक्त है। तो सबसे पहले कहानी लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए यह हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात जो है वह है रूपरेखा। तो इसमें कहानी लिखने से पहले पूरी रूपरेखा 2 या 3 बार पढ़ लेनी चाहिए, ताकि रूपरेखा पढ़ लेने से कहानी पूरी तरह से भली भांति समझ में आ जाएगी। तो कहानी लिखते समय कहानी की जो रूपरेखा है वह हमें ध्यान से 2 या 3 बार पढ़ लेनी चाहिए। इसके बाद दूसरी जो बात है वह है वर्णन। तो कहानी लिखते समय कहानी में जो घटना है, स्थान है, पात्र या दृश्य, इनका वर्णन करते समय सभी पात्रों को नाम देने चाहिए। घटना जैसे कि एक आध गांव या एक आध व्यक्ति का नाम कहानी रूपरेखा में नहीं दिया होता, लेकिन जब हम कहानी लिखते हैं तो उस वक्त उस पात्र को हमें नाम देना चाहिए। तीसरी बात है वार्तालाप या संवाद। तो कहानी या पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद होनी चाहिए, और यह जो संवाद है यह संवाद बड़े ही स्वाभाविक, छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए YouTube पे गंगाधर हंडे शैक्षणिक वीडियो इस चैनल पे जाके आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। चौथी जो बात है वह है परिच्छेदों में विभाजन। तो कहानी लिखते समय जो हम कहानी की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करने के बाद कहानी 3 या 4 परिच्छेदों में लिखना आवश्यक है। कहानी अलग विषय अलग परिच्छेद, ऐसे 3 या 4 परिच्छेदों में कहानी का विभाजन हमें करना है। इसके बाद 5वां जो मुद्दा है वह है भाषा शैली। तो कहानी की भाषा शैली सरल, स्वाभाविक, प्रवाहमयी होनी चाहिए। इसके साथ साथ कहानी अधिक अच्छी दिखे, इसीलिए उसमें मुहावरों या कहावतों का उचित प्रयोग करने से कहानी में सजीवता आ जाती है। कहानी में मुहावरे एवं कहावतों का हम प्रयोग करके कहानी की शोभा हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद छठा जो है वह है प्रारंभ और अंत। तो कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक एवं भावपूर्ण होने चाहिए। इसके बाद 7वां जो है वह है सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वह है शीर्षक और सीख। तो कहानी का शीर्षक कथा वस्तु संबंधित तथा संक्षिप्त, रोचक होना चाहिए। शीर्षक 2 या 3 शब्दों का ही होना चाहिए। बहुत बड़ा शीर्षक या एकाध वाक्य का शीर्षक नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार कहानी से मिलने वाली सीख वह भी भावपूर्ण होनी चाहिए, और ये जो सीख है यह सीख 1 या 1.5 पंक्ति में होनी चाहिए, मतलब 1 या 2 वाक्यों में ही सीख होनी चाहिए। तो इस प्रकार कहानी लिखते समय इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रसंग चित्र के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक और सीख दीजिए। तो कहानी लेखन जो है यह परीक्षा में हमें 5 अंक के लिए पूछा जाता है। इसमें
कहानी का शीर्षक जो है, अंक विभाजन इस प्रकार है। शीर्षक के लिए 1 अंक, सीख के लिए 1 अंक और जो कहानी का हम विस्तार करते हैं उसके लिए 3 अंक। इस प्रकार 5 अंकों का विभाजन है। तो इस प्रकार ये जो मुद्दे दिए हैं इन के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। मुद्दे इस प्रकार हैं। श्याम नामक लड़का, खेलना कूदना, पढ़ाई में ध्यान न देना, परीक्षा में अनुत्तीर्ण, माता पिता का फटकार, घर छोड़कर जाना, प्यास लगना, कुएं के पास जाना, रस्सी के निशान देखना, पढ़ाई में मन लगाना, माता पिता को खुशी, वार्षिक परीक्षा में प्रथम। और ये जो कहानी है, इस कहानी से जो हमें मिली सीख है, ये सीख हमें लिखनी है। तो इसके आधार पर जो कहानी है, कहानी इस प्रकार है। कहानी का जो शीर्षक है वह है रस्सी के निशान या मेहनत का फल। ऐसा भी आप अलग अलग शीर्षक लिख सकते हैं। शीर्षक के लिए 1 अंक, कहानी का विस्तार के लिए 3 अंक और सीख के लिए 1 अंक। तो कहानी का विस्तार इस प्रकार होगा। श्याम नाम का एक लड़का था। उसकी बहन सीता सुशील और पढ़ाई में होशियार थी, परंतु श्याम को खेल कूद और शरारतें के सिवा कुछ भी सूझता नहीं था। पढ़ाई में तो उसका मन ही नहीं लगता था। वह पढ़ता तो भी उसे कुछ याद नहीं रहता था। इस प्रकार पहला परिच्छेद हो गया। अब दूसरे परिच्छेद में पढ़ाई न करने के कारण वह परीक्षा में बुरी तरह अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा फल उसके माता पिता देखकर बहुत नाराज हो गए और श्याम को उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। इससे दुखी होकर श्याम ने घर छोड़कर कहीं दूर जाने का निश्चय किया। श्याम रास्ते में चल रहा था। रास्ते में उसे एक कुआं दिखा। कुआं, कुछ औरतें कुएं पर पानी भर रही थी। श्याम को प्यास लगी थी, इसलिए वह कुएं के पास जाकर उसने पीने के लिए पानी मांगा। अचानक पानी पीते समय उसकी नजर दीवार पर चल गई। उस दीवार पर निशान बने हुए देख थे। तभी श्याम ने एक महिला से पूछा, चाची, ये निशान किसके हैं? महिला ने बताया, बेटा, ये निशान रस्सी के घिसने से बनते हैं। रस्सी के बार बार घिसने से यह निशान बने हैं। उस महिला की बात से श्याम के दिमाग में बिजली सी चमक गई। जिस प्रकार यह हम एक काव्य पंक्तियां भी लिख सकती हैं। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर होत निशान। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर होत निशान। ऐसी आप काव्य पंक्तियां भी लिख सकते हैं। इसके बाद उसने सोचा कि जब रस्सी के बार बार पीसने से पत्थर पर निशान बन जाते हैं तो बार बार पढ़ाई करने से मुझे पाठ याद हो सकता है। ऐसा सोचकर श्याम घर वापस आ गया और पढ़ाई करने लगा। श्याम में आया ये परिवर्तन देख उसके माता पिताजी का खुशी का ठिकाना न रहा। श्याम वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया। इस प्रकार कहानी का हम विस्तार कर सकते हैं। और कहानी से जो मिलने वाली सीख है, सीख इस प्रकार है, मेहनत और लगन से जटिल काम में भी सफलता मिलती है। तो इस प्रकार सीख एक वाक्य में हमने लिखी है। तो इस प्रकार हम कहानी लेखन कर सकते हैं। कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, किस प्रकार कहानी लिखनी चाहिए, ये हमने ध्यान में लिया है। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाके देख लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से उपयोजित लेखन में वृत्तांत लेखन के बारे में उदाहरण के साथ इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो वृत्तांत लेखन है, ये वृत्तांत लेखन परीक्षा में हमें 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से वृत्तांत लेखन का अर्थ,
वृत्तांत लेखन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके साथ साथ एक उदाहरण के माध्यम से हम वृत्तांत लेखन देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वृत्तांत लेखन का अर्थ। तो किसी घटना या अवसर का सटीक एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करना, उसे हम वृत्तांत लेखन कहते हैं। किसी घटना या अवसर का सटीक एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करना। तो वृत्तांत लेखन में ध्यान में रखने वाली बातें, तो वृत्तांत लेखन करते समय कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उसमें पहली जो बात है वह है वृत्तांत लेखन को दिए गया विषय जो है उस विषय की कच्ची रूपरेखा घटनाक्रम अनुसार तैयार कीजिए। जिस विषय पर हम वृत्तांत लेखन कर रहे हैं उसकी कच्ची रूपरेखा घटनाक्रम के अनुसार तैयार करनी चाहिए। दूसरी बात है वृत्तांत लेखन में महत्वपूर्ण बातों का समावेश करें। तीसरी है वृत्तांत लेखन करते समय स्थान मतलब जगह, तिथि, समय इसका उल्लेख करना चाहिए। इसके बाद चौथी जो बात है वह है वृत्तांत लेखन करते समय घटनाक्रम अनुसार छोटे छोटे परिच्छेद डालने चाहिए। परिच्छेद में लिखना आवश्यक है। इसके बाद अगली बात है वृत्तांत लेखन करते समय अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ वृत्तांत लेखन सत्य घटना पर आधारित होनी चाहिए। और आखिरी जो बात है वह है वृत्तांत लेखन में घटना के अनुसार एक आकर्षक शीर्षक देना जरूरी है। जिस घटना पर हम वृत्तांत लेखन कर रहे हैं उस घटना के अनुसार एक आकर्षक शीर्षक हमें देना चाहिए। तो एक उदाहरण हम देखेंगे। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, सोनाई विद्यालय में मनाए गए वन महोत्सव का वृत्तांत लिखिए। तो ये जो विषय आया है इस विषय पर हमें वृत्तांत लेखन करना है। तो उसका शीर्षक आएगा सोनाई विद्यालय में वन महोत्सव आयोजन। सोनाई विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन। तो वृत्तांत लेखन इस प्रकार होगा। गुंजोटी 5 सितंबर 2021 आज सोनाई माध्यमिक विद्यालय में वन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री शुभम जी भोसले साहब थे। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके बाद दूसरा जो परिच्छेद है वह इस प्रकार है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रोहित हंडे सर ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय जी ने वनों के महत्व बताए। इस अवसर पर विद्यार्थी प्रतिनिधि हर्षदा ने पेड़ हमारे साथी यह कविता पढ़ी। इसके बाद अगला जो परिच्छेद है वह इस प्रकार होगा। इस अवसर पर विद्यालय के परिसर में अनेक वृक्ष लगाए गए। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि गिरिधर ने अध्यक्ष महोदय तथा उपस्थित महानुभाव के प्रति अपने आभार व्यक्त किया। इस प्रकार वन महोत्सव समाप्त हुआ। तो इस प्रकार सोनाई माध्यमिक विद्यालय में मनाए गए वन महोत्सव का वृत्तांत हम लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार उपयोजित लेखन में वृत्तांत लेखन के बारे में हमने जानकारी ले ली है। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण उसमें उपयोजित लेखन पर आधारित आज हम गद्य आकलन के बारे में जानकारी लेंगे। जो गद्य आकलन परीक्षा में हमें 4 अंक के लिए पूछा जाता है। तो गद्य आकलन में अच्छे अंक मिले इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं गद्य आकलन का हेतु क्या है। तो पुनर्रचित पाठ्यक्रम में अपठित आकलन के माध्यम से छात्रों में विषय वस्तु का आकलन होना, निश्चित उत्तर सरल हिंदी में देने की क्षमता आजमाना आदि गुण छात्रों में बढ़ाना, यही हेतु
इस गद्य आकलन का है। तो बच्चों, गद्य आकलन करते समय ध्यान में रखने वाली बातें जिसके कारण हमें अच्छे अंक मिले, वह बातें कौन सी हैं, यह अब हम देखेंगे। तो उसमें पहली जो बात है वह इस प्रकार है। प्रश्न तैयार करने के लिए गद्य खंड को पहले अच्छी तरह से पढ़ ले। जो हमें परीक्षा में गद्य खंड दिया जाता है उस पर आधारित हमें प्रश्न तैयार करने हैं। तो प्रश्न तैयार करने से पहले जो दिया गया जो गद्य खंड है वह गद्य खंड हमें 1-2 बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। फिर दूसरी जो बात है वह है, तो दूसरी बात यह है कि प्रश्न ऐसे हो जिसके जवाब परिच्छेद में ही होने चाहिए। जो हमने प्रश्न तैयार किया है उस प्रश्न का उत्तर जो है वह उत्तर परिच्छेद में होना आवश्यक है। तीसरी बात, प्रश्न ऐसे हो जिसके उत्तर एक वाक्य में ही हो। तो हमें प्रश्न ऐसे तैयार करने हैं जिस प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में ही होने चाहिए। अगली बात है, प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। संदिग्ध प्रश्न नहीं चलेंगे, प्रश्न सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। पांचवी बात है, आकलन में प्रश्न तैयार करने के बाद प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह देना जरूरी है। यह बात महत्वपूर्ण है। कई बार छात्र प्रश्न तैयार करते हैं लेकिन अंत में यह जो प्रश्न चिन्ह है यह प्रश्न चिन्ह लगाना भूल जाते हैं। तो यह अंत में प्रश्न हमने तैयार करने के बाद अंत में प्रश्न चिन्ह देना आवश्यक है। और आखिरी जो बात है वह है, आकलन में सिर्फ प्रश्न तैयार करने चाहिए। आकलन में हमें सिर्फ प्रश्न तैयार करने हैं, उसके उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। कई बार छात्र उत्तर लिखते हैं तो उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें प्रश्न तैयार करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम एक देखेंगे, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर प्रश्न तैयार कीजिए। तो यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है। तो यह जो परिच्छेद है इस परिच्छेद के आधार पर हम प्रश्न तैयार करेंगे। तो ये जो परिच्छेद है ये परिच्छेद छात्र वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिए। इस पर आधारित जो प्रश्न है वह इस प्रकार है। उसमें पहला जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, अच्छे नागरिक का कर्तव्य क्या है? अच्छे नागरिक का कर्तव्य क्या है? देखिए, मैंने प्रश्न तैयार किया है और अंत में प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे अंत में प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल हमें करना है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, नागरिक का प्रथम कर्तव्य क्या होता है? नागरिक का प्रथम कर्तव्य क्या होता है? तीसरा जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, नागरिक को किसका समर्थन करना चाहिए? नागरिक को किसका समर्थन करना चाहिए? इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है, नागरिक को किसमें अभिरुचि होनी चाहिए? नागरिक को किसमें अभिरुचि होनी चाहिए? और पांचवा जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, नागरिक को किसके बढ़ावे के लिए रोक लगानी चाहिए? तो परीक्षा में हमें 4 प्रश्न तैयार करने हैं। यहाँ मैंने 5 प्रश्न तैयार किए हैं। तो परीक्षा में हमें कितने प्रश्न तैयार करने हैं? 4 प्रश्न तैयार करने हैं। तो इस प्रकार गद्य आकलन में हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये जो सारी बातें हैं ये बातें आप ध्यान में रखिए। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण, उपयोजित लेखन, उसमें निबंध लेखन, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो निबंध लेखन है, ये निबंध लेखन परीक्षा में हमें 7 अंक के लिए आता है और उपयोजित लेखन का यह महत्वपूर्ण भाग है। तो निबंध लेखन तो कक्षा 10वीं, इसके साथ साथ कक्षा 9वीं के हिंदी के प्रश्न पत्र में निबंध का प्रश्न अनिवार्य होता है। इसमें 4 विषय दिए जाते हैं। निबंध का जो प्रश्न होता है उस प्रश्न में हमें 4 विषय दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक विषय पर, जिनमें से जो 4 विषय दिए हैं उनमें से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में
एक निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो छात्रों को जो 4 विषय दिए गए हैं वह 4 विषय ध्यान से पढ़ना है और उसमें से कौन से विषय पर हम अच्छा लिख सकते हैं वही विषय चयन करना है। निबंध के प्रकार, निबंध के प्रकार के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो निबंध के कुल मिलाकर 5 प्रकार है। उसमें पहला है विचारात्मक निबंध। निबंध का दूसरा भेद है कल्पनात्मक निबंध। निबंध का तीसरा भेद है विवरणात्मक निबंध। निबंध का चौथा जो भेद है वह है आत्मकथनात्मक निबंध। और निबंध का 5वां एवं अंतिम जो भेद है वह है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार निबंध के 5 भेद हैं। तो ये जो निबंध हमें 7 अंक के लिए जो है उसका अंक विभाजन, निबंध के लिए जो अंक होते हैं उसका अंक विभाजन, तो उसमें प्रारंभ जो है उसके लिए 1 अंक होता है। निबंध की जो शुरुआत हम करते हैं किस प्रकार किया है वह उसके लिए 1 अंक। फिर विषय का प्रतिपादन, जिस विषय पर निबंध है उसका किस प्रकार हमने विश्लेषण किया है, प्रतिपादन किया है, उसके लिए 4 अंक होते हैं। फिर भाषा की शुद्धता एवं वर्ण विन्यास, उसके लिए 1 अंक। और उपसंहार, उसके लिए 1 अंक। ऐसे कुल मिलाकर निबंध 7 अंक के लिए होता है। तो ये जो 7 अंक है वह 7 अंकों में से अच्छे अंक मिले, इसीलिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए अच्छे अंक पाने के लिए वह हम देखेंगे। निबंध लेखन करते समय हमें ज्यादा से ज्यादा अंक मिले, इसीलिए ध्यान में रखने वाले बातों का हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें पहली जो बात है वह है सबसे पहले निबंध के विषय पर सोच विचार कर उनकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। जो निबंध के जो 4 विषय दिए जाते हैं उन 4 विषयों में से कौन से विषय पर हम अच्छा लिख सकते हैं वह विचार करना है और उसकी रूपरेखा हमें तैयार करनी चाहिए। यह पहली बात हमें ध्यान में आई। फिर दूसरी जो बात है वह है निबंध का प्रारंभ, मतलब शुरुआत आकर्षक और स्वाभाविक होनी चाहिए। निबंध का प्रारंभ आकर्षक एवं स्वाभाविक होना चाहिए। निबंध का प्रारंभ करते समय निबंध के प्रारंभ के लिए हमें 1 अंक है, तो वह अंक हमें अच्छे मिले, इसीलिए निबंध का प्रारंभ किसी उदाहरण या चुटकुले, शेरो शायरी, विषय संबंधित एकाध कविता या कविताओं की पंक्तियों से किया जा सकता है। निबंध की जो शुरुआत है एकाध उदाहरण देकर या एकाध चुटकुला बताकर या शेरो शायरी से या विषय के संबंधित कविता की पंक्तियों से निबंध की शुरुआत करनी चाहिए, जिसके कारण प्रारंभ के जो 1 अंक है वह हमें मिल सके। इसके बाद दूसरी जो बात है निबंध के मध्य भाग के मुद्दों को ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। निबंध के प्रस्तुत विचार स्पष्ट एवं सकारात्मक होने चाहिए। तो निबंध का जो विषय प्रतिपादन है उसके लिए हमें 4 अंक है। तो यह इसीलिए ये जो बात है इस बात को हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि विषय का मध्य, निबंध का जो मध्य है, मध्य भाग के जो मुद्दे, उस मुद्दों को अच्छे ढंग से रखना चाहिए, जिसके कारण जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उस पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके और वो जो विचार है वह स्पष्ट एवं सकारात्मक होनी चाहिए। इसके बाद अगला है निबंध का अंत। निबंध का अंत आकर्षक, भावपूर्ण एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। निबंध का अंत भावपूर्ण, अर्थपूर्ण और आकर्षक होना चाहिए। इसके बाद निबंध के अलग अलग मुद्दों को नए परिच्छेद में लिखना जरूरी है। कई बार छात्र एक बार निबंध लिखना शुरू किया तो अंत तक एक ही परिच्छेद में लिखते हैं, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। 3-4 परिच्छेद में हमें निबंध लिखना है, अलग विषय, अलग मुद्दा, अलग परिचय। इस प्रकार नए परिच्छेद अलग अलग परिच्छेदों में
उसका विभाजन, निबंध का विभाजन हमें करना है, जिसके कारण अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, निबंध के जो वाक्य हैं वह वाक्य छोटे होने चाहिए। इसके साथ साथ अर्थपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह है व्याकरण की दृष्टि से वह योग्य होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से वह योग्य, वाक्य छोटे, अर्थपूर्ण और व्याकरण की दृष्टि से योग्य होने चाहिए। और इसके बाद अंतिम जो मुद्दा है वह निबंध के बीच बीच निबंध को अलंकारित करना है, अच्छे अंक हमें प्राप्त करना है। तो उसके लिए निबंध के बीच बीच मुहावरे, कविता, कहावतें, तुलना आदि का उपयोग उचित स्थान और उचित तरीके से करना चाहिए। नहीं तो मुहावरे का प्रयोग करना है तो कौन से भी मुहावरे नहीं चलेगा। उचित स्थान मतलब उचित जगह और उचित तरीके से उसका हमें प्रयोग करना है। मुहावरे, कविता, कहावतों का हमें प्रयोग करना है। तो छात्रों, इस प्रकार आज हमने निबंध लेखन के बारे में जानकारी ले ली है। अगले वीडियो में अगला उपयोजित लेखन लेकर आएंगे। इसी प्रकार ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।